हम पढ़ रहे थे बच्चों स्टेट के लिए। उसमें आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। चैप्टर बहुत आसान है और नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें आपको जो मेन चीज़ें हैं, हम क्योंकि मेन चीज़ें ही पढ़ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं या जहाँ से प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा और साथ साथ उनको लिखते जाइएगा, कि क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट बातें ही लिखवाई जा रही हैं, तो साथ साथ अपना लिखते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें गैसेस जो ला हैं, ठीक है, क्या पढ़ने हैं, गैसेस के जो लॉ हैं आपको वो पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको बॉयल्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? बॉयल्स लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए। बॉयल्स लॉ क्या कहता है बच्चों? बॉयल्स लॉ एक तो फार्मूला आप बोलते हो कि प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ठीक है। या फिर आप बोलोगे प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/v के। दोनों बात आप बोल सकते हो। और यहाँ पे क्या चीज रहती है? यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहता है? टेम्परेचर रहता है। देखो कैसे ध्यान रखोगे। बॉयल्स मतलब आप किसी चीज को आप कहाँ से ध्यान रखें, बॉयल करते हैं ना, तो टेम्परेचर हर किसी का कांस्टेंट रहता है। अगर मैं पानी की बात करूं तो आप 100 पे ही करोगे कि भाई यहाँ पानी बॉयल होने वाला है। तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है, जहाँ पे टेम्परेचर तो हो कांस्टेंट और जो प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली 1/v के बोलो या फिर इनवर्सली वॉल्यूम के बोलो, ऐसा होता है, ठीक है। अगर आप इस इक्वेशन को बनाना चाहें, मतलब वॉल्यूम को इधर ले जाएं, तो आप ऐसे बोल सकते हो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। फिर आता है चार्ल्स लॉ। क्या है बच्चों? चार्ल्स लॉ। इसमें क्या रहता है, जो नंबर ऑफ मोल होते हैं और जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। क्या है? चार्ल्स लॉ। अब यहाँ से आप थोड़ी सी किस चीज को फील कर सकते हैं, ये राजाओं जो इंग्लैंड के राजा महाराजा इनके नाम मिलते हैं ना, जैसे हेनरी या हैरी या चार्ल्स, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, जो प्रेशर रहता है बच्चों वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जो जैसे राजा होते हैं उनकी बात की जाती है पावर की, या भाई उनका प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो प्रेशर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। वॉल्यूम किसके डायरेक्टली होता है? टेम्परेचर के। अगर और यहाँ पे क्या है कांस्टेंट? एन और पी दोनों कांस्टेंट रहेंगे। टेम्परेचर को आप इधर लेके जा सकते हो, आप लिख सकते हो कि V/T, मतलब इक्वेशन बना सकते हो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये आपको पता होने चाहिए कि भाई ये कौन सा लॉ बताता है और ये चीज कौन से लॉ से पता लगती है, ठीक है। फिर पता होना चाहिए आपको गे लुसेक लॉ। क्या है? जहां पे क्या रहता है बच्चों, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल है और वॉल्यूम है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? गे लुसेक्स लॉ, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम जो रहेगी वो क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। और एन भी यहाँ कांस्टेंट रहेगा। मतलब डायरेक्टली कौन आ जाएगा? प्रेशर डायरेक्टली होता है टेम्परेचर के। बात समझ में आ गई? इस इक्वेशन को कैसे बना सकते हो? P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, ठीक है। फिर होता है एवोगैड्रो लॉ बच्चों। क्या होता है? ये चीज यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाई क्या कांस्टेंट है और क्या इक्वेशन बनेगी। क्या? फिर एवोगैड्रोस लॉ। इसमें वॉल्यूम जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ किसके? जो पार्टिकल होते हैं ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ आप मोल्स बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे अगर नंबर ऑफ मोल क्या रहेंगे? सेम रहने वाले हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम, मतलब नंबर ऑफ मोल का और नंबर ऑफ क्या है? एटम्स का या पार्टिकल्स का रिलेशन है आपस में। जैसे एक मोल में क्या है? एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स होते हैं या पार्टिकल होते हैं या फिर मोलिक्यूल होते हैं, ठीक है। इस चीज में क्या आ जाएगा? एवोगैड्रो को ध्यान रखना कि भाई ये नंबर से रिलेशन जहां पे आएगा, कांस्टेंट क्या रहेगा? प्रेशर। और जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो तब जो वॉल्यूम होगी वो किसके डायरेक्टली हो जाएगी? एन के डायरेक्टली हो जाएगी। नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर वॉल्यूम सेम है, अगर वॉल्यूम सेम है तो सारी गैसेस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो सेम होंगे, नंबर ऑफ एटम क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, ठीक है। जैसे भाई आपको एक दे दी गैस SO2, एक दे दी NH3, वॉल्यूम दोनों की दे दी भाई 50 ml है, तो आप ये बताइए नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे वो किस में ज्यादा होंगे? तो आप कहेंगे अगर वॉल्यूम सेम है तो जो N होगा वो भी क्या रहेगा? मतलब उनका वो सेम ही, क्योंकि डायरेक्टली है। अगर वो और दोनों की क्या है? बराबर ही है वॉल्यूम, तो जो नंबर होगा एटम का या पार्टिकल का वो भी क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। इसको लिख सकते हो V1N1 इज इक्वल टू V2N2, ठीक है। ये क्या थे? आपके लास्ट थे। अब इसको कंबाइन करके क्या लिखा जा सकता है बच्चों? इसको लिखा जा सकता है P1V1T1 इज इक्वल टू P2V2 और ये आ जाएगा T2। देखो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो, जहां पे जो गे लुसेक लॉ है तो बन जाता है
P डायरेक्टली टू T या P बाय T, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। गेलुसेक लॉ अभी बताया था। अगर आप यहाँ पे किसको कांस्टेंट कर दें, प्रेशर को, तो V1 बाय T1, मतलब इसी इक्वेशन से सारे लॉ आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। आइडियल इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। प्रेशर है, वॉल्यूम है, और ये n मोल है, और अपना R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। प्रेशर रहेगा ATM में, ठीक है, वॉल्यूम रहेगी लीटर में, और n अपना बता ही दिया मोल्स है यहाँ पे, और जो R रहेगा वो आपको किस में लेना है, लीटर। ATM मतलब ये यूनिट है इसकी, R की जो आएगी यहाँ पे मोल और केल्विन, क्योंकि आप यहाँ से R की निकाल लेना, यहाँ n आ जाएगा, ये T आ जाएगा। अपना प्रेशर एटीएम में हो गया, वॉल्यूम लीटर में होगी, एन के लिए मोल हो गया, और टेम्परेचर के लिए केल्विन। किसकी यूनिट आ जाएगी, आर की आ जाएगी। और किस कैसे यूज करना है, मतलब इसकी वैल्यू आपको यूज करनी है 0.0821, ठीक है, या फिर एक हम यूज करते हैं 8.314, ठीक है। पर यहाँ पे आपको ये वाली यूज करनी है, और क्योंकि इसकी यूनिट हमने ये ली है, क्योंकि हमने एटीएम में प्रेशर लिया, लीटर में वॉल्यूम ली है, और इसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, 1/12 सॉल्व करके, जैसे इसको हम कितना 12 बाई या 1/25 कुछ ऐसा लिखते थे, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना, और टेम्परेचर आपको केल्विन में ही लेना है। फिर आपको पता होना चाहिए डाल्टन्स लॉ क्या होता है बच्चों, क्या है डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, अगर आप दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। दो गैसेस आपने ली, मान लीजिए N2 H2 और N2 आपने ले ली, पर कैसी लेनी है, जो आपस में क्या ना जो रिएक्ट नहीं करती हो, ठीक है। तो जो टोटल प्रेशर आएगा, वो इनके जो इंडिविजुअल जो ये प्रेशर लगाती है ना, उसी के सम के बराबर आएगा। मतलब अगर ये P1 प्रेशर लगाती है और ये P2 प्रेशर लगाती है, और कोई और भी गैस है वो P3 लगाती है, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो इनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर ही होगा। मतलब P1 प्लस P2 प्लस में P3, यही क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ कहता है, ठीक है। या फिर स्पेशली आप किसका, सिर्फ गैस का, एक गैस का निकालना चाहते हैं, P1 का निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उस गैस को रख दें P1, प्रेशर ऑफ उस गैस का, ठीक है, टोटल आ जाएगा। फिर उसका कैसे करके आप निकालेंगे, मोल ऑफ उस गैस के, मान लीजिए आप H2 के निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, प्रेशर आपको H2 का निकालना है, तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, उसके जो नंबर ऑफ क्या होंगे, जो मोल फ्रैक्शन जो होता है उस गैस का, वो यहाँ पे रखेंगे, इनटू में जो टोटल प्रेशर है वो, उसका पार्शियल प्रेशर आपको वहां से मिल जाएगा। मतलब टोटल प्रेशर से भी आप क्या निकाल सकते हैं, उसका पार्शियल प्रेशर। आप बताएंगे मुझे एक बार आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस, देखो वैसे तो गैसेस का मतलब आप जानते हैं कि भाई जो बहुत जिनमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है, दूर दूर पार्टिकल्स रहते हैं, कोई भी उनमें अट्रैक्शन नहीं होती। भाई एक पार्टिकल यहाँ यहाँ कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, वो हमेशा ही दूर रहेंगी, ठीक है, ये आइडियल है। आइडियल का मतलब जो हमेशा ही अपनी ही स्थिति में बना रहे, किसी सिचुएशन को देख करके वो बदले ना, वो आइडियल होता है, ठीक है। जैसे बच्चा हम कहें भाई, चाहे वहाँ कोई डीजे बज रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, कोई पार्टी हो रही हो, कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, वो भाई अपने अच्छे से अपने काम को जो है टाइम पे करेगा, पढ़ाई करेगा, ठीक है, हमने मान लिया कि भाई वो आइडियल है, ठीक है। पर ऐसा होता तो नहीं है ना, तो मतलब वो सिर्फ हम अज्यूम करे हुए हैं कि भाई ये क्राइटेरिया है एक आइडियल गैस इक्वेशन का, पर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, क्योंकि गैसेस को आप देखते हो ना लिक्विफाई हो जाती हैं, तो फिर वो आइडियल गैस कहाँ हुई, एग्जिस्ट कौन सी करती है, रियल गैसेस करती हैं। फिर आपको पता होना चाहिए काइनेटिक थ्योरी, उसके पोस्टुलेट आपको पता होने चाहिए। क्या करेंगे, आपको पोस्टुलेट लिख के दे देंगे, उनमें से यूँ पूछेंगे इनमें से कौन सा काइनेटिक थ्योरी का पोस्टुलेट नहीं है, या फिर पूछ लेंगे इनमें से कौन सा काइनेटिक थ्योरी का पोस्टुलेट है, ठीक है। एक तो काइनेटिक सुनते जाना, काइनेटिक थ्योरी का पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि यहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नहीं होती है, मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये सारी सोची हुई बातें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है तभी तो लिक्विड बन जाती है ना, ठीक है। फिर क्या है कि जो मास है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, अभी एक आप गैस का पार्टिकल ये मान रहे हैं, ये मान रहे हैं, आप उसको क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल, कि भाई वो बहुत छोटे साइज के हैं, तो उसका मास जो है वो ना के बराबर है, ठीक है। और जो आप कोलिजन मानते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में अगर क्या होता है, या फिर जो यहाँ पे वेसल है वहां पे जो कोलिजन हो रहा है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, वहां कोई एनर्जी का उसका लॉस होगा नहीं। कैसा होता है, अगर कहीं पार्टिकल टक्कर खाएगा, क्या उसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी, क्या होगी, पर ऐसा कौन कह रही है, काइनेटिक थ्योरी कह रही है। पहली बात तो अट्रैक्शन
वो कह रही है नहीं है पार्टिकल्स के बीच में। फिर जो मॉलिक्यूल का जो मास है वो नेग्लिजिबल मान रही है, कोलिजन को इलास्टिक मान रही है, परफेक्टली इलास्टिक मान रही है, ठीक है। और जो मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का, जो ये मॉलिक्यूल है ये क्या है, रैंडम है, इधर उधर जिग जिग अपने वो मूव कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं, जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है इसको लिखा जाता है पीवी इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, ये m और यहाँ पे n, और यहाँ पे जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हम लिखते हैं RMS, उसका यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो चीज आपको पता होनी चाहिए, आप R गैस कांस्टेंट होता है, Na एवोगैड्रो नंबर होता है, इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोला जाता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो मतलब कैसे निकाला जाता है, तो R बाय Na को, R अपना गैस कांस्टेंट है, बाय में Na, ठीक है, इन दोनों को तब हम डिवाइड करते हैं तब हमारे पास K की वैल्यू आती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और क्या होती है 1.38 इंटू 10 की पावर -23, ठीक है। आर वो बच्चों वो था 25/3 आएगा जो हम निकालते हैं ना 8.314 से, ठीक है। तो वो 1/25 नहीं, 25/3, ठीक है, तब जूल में लिया जाता है आर, तब ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये पूछा तो नहीं गया पर ये सिर्फ मैंने लिख दिया कि जो काइनेटिक क्या है अपनी इक्वेशन है, काइनेटिक गैस जो मतलब पोस्टुलेट जिसने दिए थे उसने ऐसे क्या है पीवी को ऐसे रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या बताना है, अब आपको देखो पहली बात तो इसमें जो ये m तो मास है, पता लग गया होगा आपको। n यहाँ पे जो पार्टिकल है हमारे पास, मॉलिक्यूल है, नंबर है, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। v जो है वो वेलोसिटी है, ठीक है, और p और v तो आपको पता ही है यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या है ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे। अब हम क्या किस चीज़ की बात करते हैं कि जो ये हमने लिखा है वेलोसिटीज होती हैं हमारे पास, एक तो होती है बच्चों रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी RMS जिसको लिखा अभी, ठीक है। एक होती है हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है, कौन सी होती है, एक होती है एवरेज, एक होती है मोस्ट प्रोबेबल जो वेलोसिटी होती है उसको, जिसको आप VMP लिखते हो। इनमें ये पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा रूट मीन स्क्वायर होती है, फिर एवरेज बीच में, एवरेज का मतलब बीच में रहना, एवरेज वाली बीच में ही रहेगी, ठीक है। और जो मोस्ट प्रोबेबली वेलोसिटी है वो क्या रहेगी लास्ट में, सबसे ज्यादा ये होती है जिसको हम बोल रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, फिर एवरेज वेलोसिटी, और ये फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये राम बन गया, सबसे ज्यादा आर की है, फिर ए की है, और सबसे कम किसकी है, एम की है। ऐसे आप क्या निकालते हैं वेलोसिटीज, भाई किसकी कम है किसकी ज्यादा है। फिर जो मैक्सवेल थे उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया था पार्टिकल्स के बीच में, उन्होंने क्या रखा था भाई, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को रखा था, और यहाँ पे किसको रखा था, वेलोसिटी को रखा था, ठीक है। उन्होंने भाई एक टेम्परेचर T1 लिया तो उन्होंने क्या पाया कि भाई एक ऐसा उनको कर्व मिला, ठीक है, ऐसे। तो उन्होंने क्या बताया कि भाई जो मैक्सिमम जो फ्रैक्शन है यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, जो ये पीक आई है, ये कौन पोजेस करता है, मतलब ये वेलोसिटी कौन सी है अपनी, v अपनी MP, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के पास यही है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो यहाँ से, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल यहाँ से देखोगे, और यहाँ पे वेलोसिटी देखो, अगर इधर जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वही तो हमने इधर देखा ना कि जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, वो यहाँ पे आएगी। अच्छा, यहाँ वाले पार्टिकल्स के पास कौन सी होगी, यहाँ पे होगी बच्चों एवरेज वेलोसिटी, और जो सबसे कम पार्टिकल्स हैं यहाँ वाला जो हो जाएगा, ठीक है, इनके पास क्या रहने वाली है, इनके पास रहने वाली है VRMS, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर यही चीज आप किससे मतलब बता सकते हैं, एक आप ये तो T1 टेम्परेचर है मान लीजिए, फिर आप क्या कर दें एक T2 टेम्परेचर पे भी बना दे, फिर ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगी, जहां भी पीक आ जाती है वो होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब आपको क्या देखने को मिला भाई, तब T1 टेम्परेचर था तो वेलोसिटी जो VMP थी वो यहाँ पे आ रही है, और तब टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया तो वैल्यू कुछ यहाँ पे आई, तब पहले वाले की रूट मीन स्क्वायर आ रही थी, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है,
ठीक है? तो मतलब कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो T2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा और T1 क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है? बात समझ में आ गई है? फिर अगर आप बात करें मास की और वेलोसिटी की, आपको ये चीज़ पता होगी कि भई यहाँ फिर से मान लीजिए ऐसे बना दिया जाए एक ग्राफ, ठीक है? यहाँ फ्रैक्शन दिखाया गया है और यहाँ पे वेलोसिटी दिखाई गई है। तो एक m1 मास के लिए बना दिया जाए, ठीक है? और एक यहाँ पे बना दिया जाए m2 मास के लिए और पूछा जाए भई इनमें से एक ये m1 मास है और एक m2, इनमें से ये बताइए मास ज़्यादा कौन-सा है? ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए m1 मास ज़्यादा है। m1 मास ज़्यादा कैसे है बच्चों? जिसका मास ज़्यादा होता है उसकी वेलोसिटी कम होती है। ये चीज़ हमें पता है ना? जो मास कोई चीज़ भारी होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। तो इससे हमने पता लगा लिया भई m1 जो है मास ज़्यादा है कंपैरिज़न टू m2 और वेलोसिटी जो हो जाएगी वो डायरेक्टली टेम्परेचर के वेलोसिटी जहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि ये T1 था, ये T2 वाले में ज़्यादा आ रही है वेलोसिटी, तो फिर वहाँ पे हमने देख लिया भई T2 ज़्यादा है और T1 क्या है बच्चों? कम है। फिर आपको पता होना चाहिए एक होता है डिफ्यूज़न, एक होता है बच्चों इफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? जैसे आपको पता है किसी चीज़ का मूव करना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, उसी को आप क्या बोलते हो? वो डिफ्यूज़न होता है। ठीक है? हायर से लोअर में फ्लो करना। आपके पास गैसेज़ हैं तो गैस जैसे परफ्यूम लगाया या कुछ भी है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर पे जाएगा। एक वर्ड होता है इफ्यूज़न। क्या होता है? इफ्यूज़न। अब क्या है, जैसे आपके पास एक बलून है, उसमें हमने एक पिन होल कर दिया वहाँ पे, तो जो उस पिन होल से जो गैस बाहर निकल रही है, ठीक है ना? क्या है, उस पिन होल जगह से, स्मॉल होल से जो बाहर चीज़ निकल रही है ना, उस प्रोसेस को आप इफ्यूज़न बोलते हो। हो तो यही रहा है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर में, है तो डिफ्यूज़न ही, पर इफ्यूज़न किसको बोल दिया गया? तब पिन जो होल होता है, बिल्कुल छोटे से होल से तब क्या है, चीज़ बाहर निकलती है, तो उसको आप क्या बोल देते हो? इफ्यूज़न बोल देते हो। ठीक है? बात समझ में आ गई होगी। अब आपसे रेट कंपेयर करवाया जाए किस चीज़ का, डिफ्यूज़न का। आपके पास मान लीजिए एक आपके पास गैस है SO2 और एक आपके पास है बच्चों CO2 गैस। ये 2 गैसेज़ हैं, ठीक है? और यहाँ पे रेट पूछा जा रहा है आपसे डिफ्यूज़न का कि किसमें भई फ़ास्ट होने वाली है। तो आप जिसका मास कम होता है ना, इसका 44 के अबाउट होता है और इसका 64 होता है। तो आपका पता होना चाहिए कि जिसका मास कम होगा, वहाँ पे डिफ्यूज़न भी क्या होने वाला है, उसका रेट क्या होने वाला बच्चों, फ़ास्ट होगा। मतलब मान लीजिए ये R1 है और ये R2 है, तो जो R2 होगा, जो क्या होगा बच्चों, जो R2 होगा वो ज़्यादा होगा कंपैरिज़न टू R1 के, क्योंकि इसका मास क्या है बच्चों, कम, और ये उतना ही फ़ास्ट क्या करेगा फिर अपना डिफ्यूज़न करेगा। मतलब कि अगर आप रेट कंपेयर करते हैं डिफ्यूज़न का, तो ये डेंसिटी के या फिर वेपर डेंसिटी के ये इन्वर्स ही होता है, ठीक है? रेट मतलब R1 और R2 का अगर कंपेयर किया जाता है तो ये मास के क्या होते हैं, इन्वर्सली। भई ये M2 देखो इन्वर्स हो गया और यहाँ पे नीचे होता है, पूरे को ही रूट बना लेते हैं, ये M1। तो एक दूसरे के क्या हैं, ये इन्वर्स हैं। मतलब रेट किसका ज़्यादा होने वाला है, जिसका मास कम है, ठीक है? मतलब जो रेट होगा इन्वर्सली एक तो किसके, डेंसिटी के, एक वेपर डेंसिटी के, और जो मॉलिक्यूलर मास होता है उनके क्या होता है, ये इन्वर्स होता है, और सबके रूट के ही, सबके क्या है बच्चों, रूट के ही। ये वेपर प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर बोल रहे हैं, वेपर डेंसिटी। फिर किसके हो जाएगा, जो अपना मोलर मॉलिक्यूलर मास होता है ना, या मॉलिक्यूलर वेट है होता है, उसके भी क्या होता है, इन्वर्सली होता है। फिर आपको रियल गैसेस के बारे में पता होना चाहिए। एग्जिस्ट तो रियल ही होती हैं बच्चों, जितनी भी गैसेस आप देख रहे हैं वो रियल ही गैसेस हैं, ठीक है? क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन भी है, कोलिजन होता है, तो वो भी इलास्टिक नहीं होता है, वहाँ भी एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होता है, ठीक है? वहाँ आपको पता होना चाहिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम Z बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको Z बोला जाता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट तो सारी चीज़ें थी, ला वाला भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही पढ़ रहे हैं। Z को लिखा जाता है बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को लिखा जाता है V रियल बाय V आइडियल, रियल और बाय V आइडियल, ठीक है? रियल बाय आइडियल लिखा जाता है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? आप यही तो करते हो ना, टोटल जो आपके पास होता है और बाय में जो आपका आया है। V आइडियल तो ये हो गया ना, भाई इतना होना चाहिए था, होता क्या है एक्चुअल में, V रियल होता है। तो इस हिसाब से याद करने के लिए है ये, ठीक है? अब देखो, अगर Z की वैल्यू 1 है बच्चों, Z की वैल्यू अगर 1 है तो ये आइडियल के केस में होता है। अगर Z की वैल्यू 1 आती है तो ये किसके लिए है, यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं हुआ, जो अपना आइडियल एक्चुअल में जो हमने सोचा हुआ था वो वहीं पे ही है। तो Z इज इक्वल टू 1 हो तो वो आइडियल गैस होती है। क्या होती है? आइडियल। फिर अगर बात की जाए कि जो Z है वो कम हो जाए,
मतलब किससे? 1 से, मतलब वैल्यू कम है किसकी? Z की। इसको नेगेटिव डेविएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेगेटिव डेविएशन। किसमें? रियल गैसेस में। अभी हम पढ़ेंगे। ऐसे केस में क्या होता है, तब Z की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में होता है कि भाई देखो, Z की वैल्यू का कम होना, इसका मतलब वहां पे अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत ज्यादा हो गई रिपल्शन के केसेस में। देखो गैस को सोचो एक बारी, वहां रिपल्शन चाहिए हमें, क्योंकि हमें गैसेस को चाहिए, हमें उसको इकट्ठा नहीं करना, हमें गैसेस चाहिए कि वो दूर दूर रहें। तो अगर नेगेटिव डेविएशन होता है तो यहाँ पे हो क्या जाता है कि अट्रैक्शन जो होती है बच्चों, अट्रैक्शन जो होती है वो ज्यादा हो जाती है कंपैरिजन टू रिपल्शन के। ठीक है, ये चीजें सारी ध्यान रखनी है। और ऐसी गैसेस जो नेगेटिव डेविएशन दिखाती हैं, मतलब गैसेस से, अब देखो गैसेस जो हम कहें कि भाई ये गैस है और ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगी, तो आपके दिमाग में थोड़ा होना चाहिए भाई ये बड़ी खराब गैस है, ठीक है, ये बहुत जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है, गैसेस के वे में, क्योंकि उसको नहीं होना चाहिए था, लिक्विफाई नहीं होना चाहिए था, वो नेगेटिव डेविएशन नेगेटिव है, तो इसका मतलब वो लिक्विफाई बहुत जल्दी हो जाएगी, इजीली क्या हो जाएगी? लिक्विफाई हो जाएगी। नेगेटिव डेविएशन, जेड की वैल्यू कम है, रियल गैसेस होंगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, लिक्विफाई, अरे ये तो रिलेट कर ही रहा है अपने आप में ही कि लिक्विफाई जो जितनी जल्दी होगा, मतलब वो पास आ रहा है, तो वहां पे क्या हो रही है? अट्रैक्शन हो रही है। फिर अगर हम बात करें पॉजिटिव डेविएशन की, जहां पे जेड की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। रियल गैसेस के लिए तो है ये, कौन सा डेविएशन है? पॉजिटिव डेविएशन। अब यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होती है, अट्रैक्शन की बजाय क्या होता है यहाँ पे? रिपल्शन क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। और इन गैसेस को थोड़ा सा जो लिक्विफाई करना मुश्किल होता है। क्या होता है? लिक्विफाई, डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। यहाँ पे क्या है? इजी टू लिक्विफाई, यहाँ पे क्या है? डिफिकल्ट टू लिक्विफाई या कंप्रेस, मतलब थोड़ा सा मुश्किल से ये होती हैं। अगर आप ग्राफिकली देखें कि गैसेस मतलब रियल कौन सी होंगी और आइडियल कौन सी होंगी, मान लीजिए ये हम पीवी ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं? पीवी ग्राफ बना रहे हैं। एक अगर आप देखो, एक ग्राफ मान लीजिए कुछ ऐसे बना दिया गया, ठीक है, समझ गए? फिर यहाँ पे ये कुछ ग्राफ ऐसे आया, ऐसे, ये वाला जो ग्राफ है, ये जो इधर की साइड जो है, ये है अपना आइडियल के लिए बच्चों, और ये जो है ये है रियल के लिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पे आपको क्या चीज समझ में आ रही है? तब प्रेशर, ठीक है, तब प्रेशर बहुत ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा ना, इस पॉइंट पे मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे दोनों के लिए देखूं, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि प्रेशर आप इधर मेजर करते हो, प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा है कि नहीं है? तो उस समय पे आइडियल वाले ग्राफ में और रियल वाले ग्राफ में डिफरेंस देखो, जमीन आसमान का फर्क है। अभी मेरी बात और ध्यान से सुनो, आप अगर प्रेशर बहुत ज्यादा कर देते हो गैसेस पे, भाई ये गैसेस पार्टिकल्स थे और हमने इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया, प्रेशर मतलब कि इनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, तो ये क्या हो जाएंगी? गैसेस से ये लिक्विड में आना स्टार्ट हो जाएंगी। हम यही तो करते हैं ना, वो जो अपनी ये जो कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, इनमें प्रेशर से ही गैसेस को डाला जाता है, लिक्विफाई हो जाती हैं, है ना? तो अब क्या है, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो आइडियल और रियल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, पर देखो जैसे जैसे प्रेशर कम कर दो, प्रेशर हटा दो, तो पार्टिकल अपने आप दूर दूर हो जाएंगे। तो रियल और आइडियल में ज्यादा फर्क नहीं रहता। आइडियल मतलब रियल गैसेस भी कुछ कुछ कैसे बिहेव करती हैं, अपने आइडियल के जैसे बिहेव करना शुरू कर जाती हैं। मतलब हायर प्रेशर पे रियल और आइडियल गैस में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है, पर ऐसा लो प्रेशर पे नहीं रहता। तो अगर आपको रियल गैसेस को आइडियल बनाने की कोशिश करनी है, रियल को किस में? आइडियल में ले जाना है, तो आपको प्रेशर तो क्या रखना होगा? बहुत लो प्रेशर रखो, लो प्रेशर मत दो उनके ऊपर, ठीक है, आराम से वही वो अपना दूर दूर रहे जहां उनको रहना है, प्रेशर नहीं चाहिए। टेम्परेचर रखो हाई, टेम्परेचर से क्या होगा? उनको एनर्जी मिलेगी और वो दूर दूर अपना भाग सकती हैं। ठीक है, बात समझ? लो हो जाएंगी तो कंडेंसेशन होना शुरू हो जाती है। टेम्परेचर हाई रखो और प्रेशर क्या रखो? लो रखो। तो ये कंडीशन किसके लिए रहती है? अगर आपको आइडियल गैस मतलब रियल गैस को कहाँ तक ले जाना हो, अगर थोड़ा बहुत आइडियल के जैसे बिहेव कराना हो तो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर यही चीज आपको पता होनी चाहिए कि बहुत लो प्रेशर पे ना, बहुत ज्यादा लो प्रेशर पे Z की वैल्यू 1 पे आ जाती है। अभी पीछे हमने समझा ना कि Z 1 होता है आइडियल के लिए, तो बहुत लो प्रेशर रखते हो ना, तो यहाँ Z की वैल्यू 1 के बराबर आ जाती है, तो ये होता है अपनी आइडियल गैस के लिए। ठीक है, लो प्रेशर पे ये बात है, किस पे? लो पे। अगर आप बीच में कुछ प्रेशर रख रहे हो, लगभग बीच का कुछ है, तो यहाँ पे अपना नेगेटिव डेविएशन आ जाता है, मतलब 1 ग्रेटर हो जाता है किससे? Z से। और अगर
प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो Z ग्रेटर हो जाता है 1 से। एंड ये हाई प्रेशर की बात है। किसकी? हाई प्रेशर की ये बात है। समझ में आ गई आपको बात? अब देखो, फिर आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, मतलब ग्राफ एक आपको पता होना चाहिए, ठीक है? 1 मिनट। यहाँ पे Z से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। Z मतलब यहाँ लिख दिया कि भई ये 1 के बराबर होगा, भई ये ऐसे ही ये कांस्टेंट रहने वाली हैं, ठीक है? ये Z इज़ इक्वल टू यहाँ पे 1 है, स्ट्रेट लाइन है, तो वो सेम रहेगा अपना, ठीक है? फिर क्या है कि Z से वैल्यू क्या जा रही हूँ, अगर ऊपर जा रही हूँ, Z ग्रेटर देन क्या हो रहा हो, 1 हो रहा हो तो ऊपर जाएँगी, ठीक है? एक पॉइंट पे देखो, यहाँ पे या प्रेशर मान लीजिए मान रहे हैं, तो बिल्कुल एक पॉइंट पे तो सारी गैसेज़ ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे भई वो आइडियल हैं। जैसे भई यहाँ होती है अपनी H2, फिर होती है थोड़ा-सा नीचे ही अपनी हीलियम, ठीक है? इनके लिए Z क्या है अपना, ऊपर Z क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, और नीचे क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। जिसमें एक तो कौन आती है बच्चों, जैसे एक तो यहाँ पे बिल्कुल जो यहाँ से टच करके जाती है, यहाँ से ही थोड़ा कलर चेंज करते हैं, यहाँ से जो टच करके जाती है वो होती है बच्चों N2। क्या होती है? N2 होती है, ठीक है? यहाँ चली जाती है, N2 गैस होती है। फिर अगर हम बात करें, फिर आपके पास आती है O2 गैस। क्या आती है? थोड़ा-सा जो डेविएशन शो करती है, O2 गैस यहाँ पे आ जाती है। कौन आती है? O2। और फिर कौन होती है? CO, ठीक है? ऐसे ही वो मतलब नीचे ही जाएँगे, उनके लिए Z की वैल्यू क्या है? कम है। फिर यहाँ CO, फिर कौन हो जाएगा यहाँ पे? यहीं से ही निकलने वाली हैं। यहाँ पे अपना आ जाएगा CH4, और सबसे जो कम में से जाके जाएगा वो अपना है CO2, ठीक है? देखो एक पॉइंट पे आपको लगेगा बिल्कुल पास आती जा रही हैं, ठीक है? यहाँ पे प्रेशर है, तब क्या हो जाएगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों। यहाँ पे कौन दिखाई दे रहा है आपको? CO2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे CH4। तो ये कुछ आपको जो है पॉजिटिव किस में डेविएशन दिखाई पड़ेगा या नेगेटिव किस में दिखाई पड़ेगा, ये चीज़ें कुछ आपको क्या रखनी पड़ेंगी, ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है? अब यहाँ पे अगर क्या किया जाता है, टेम्परेचर का शो किया जाता है बच्चों, टेम्परेचर का। ये चीज़ नहीं कि आइडियल, क्योंकि यहाँ तो प्रेशर ज़्यादा है, अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो लिक्विफाई ज़्यादा हो जाएँगी, ठीक है? ये चीज़ हमें नहीं देखनी है यहाँ पे, ये टेम्परेचर के बेसिस पे देखना है। टेम्परेचर कैसे, अगर ये जो ग्राफ है आपका, यहाँ Z दिखा दिया जाए इस पे, और यहाँ पे प्रेशर दिखाया जाए, और यहाँ Z अपना 1 हो जाएगा, और कुछ ऐसे ग्राफ बनाया जाए कि भई एक यहाँ पे T1 टेम्परेचर है, ठीक है? और फिर आपका यहाँ पे एक T2 है। तो अगर यूँ पूछा जाए इन दोनों में से टेम्परेचर ज़्यादा कौन-सा है? T1 और T2 में से ज़्यादा टेम्परेचर कौन-सा है? तो T1 ज़्यादा है। क्यों? देखो यहाँ Z इज़ इक्वल टू 1 है। 1 मतलब जो जितना आइडियल के पास होगा। हमने देखा था ना, अगर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वो किसके पास रहेगा? वो आइडियल के पास रहेगा, और लो प्रेशर होना चाहिए, ठीक है? पर अगर टेम्परेचर डोमिनेट करेगा तो हो सकता है वो प्रेशर को क्या कर दे, क्योंकि एक दूसरे में ही थोड़ा-सा वैरायटी लेके आते हैं कि टेम्परेचर भगाता है और प्रेशर क्या करता है, उसको इकट्ठा करने की कोशिश करता है। तो ये टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि Z की वैल्यू यहाँ पे क्या है, मतलब 1 है, वो उसी के पास यहाँ पे खड़ा है, ठीक है? फिर बात आपको पता होनी चाहिए वंडर वॉल गैस इक्वेशन क्या होती है, ठीक है? 2-3 चीज़ें आपको वहाँ ध्यान रखनी होंगी। इक्वेशन पहले ध्यान होनी चाहिए, P प्लस एन स्क्वायर A बाई V स्क्वायर, ठीक है? फिर देखो, वैसे तो आप लिखते हो PV इज़ इक्वल टू nRT। हमें क्या करना है, आप यूँ ये RT तो बिल्कुल रखना ही है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे यहाँ जोड़ देनी है और एक चीज़ यहाँ पे, ठीक है? ये यहाँ पे ऐड कर दिया n स्क्वायर A बाई V स्क्वायर, साथ में रखना है V माइनस NB और इज़ इक्वल टू RT, ठीक है? यहाँ तो कुछ जोड़ा गया है और इस वॉल्यूम में से कुछ घटाया गया है। देख रहे हो? है वही PV इज़ इक्वल टू nRT। चेंज क्या आ गया प्रेशर में, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम प्रेशर करेक्शन टर्म, इसको बोला जाता है। क्या है? प्रेशर करेक्शन टर्म, जो होती n स्क्वायर A बाई V स्क्वायर इसको बोलेंगे, और ये वॉल्यूम करेक्शन टर्म होती है जो लिखी हुई है n इंटू में B, ठीक है? ये चीज़, ये पूरी इक्वेशन आपको ध्यान होनी चाहिए। कौन सी है? वंडर वॉल गैस इक्वेशन है। जो रियल गैसेस होती हैं वो इसी के मतलब अकॉर्डिंग चलती हैं, ठीक है? ये होती है बच्चों एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। बात समझ गए ना? क्योंकि हमने देखो स्टार्टिंग में क्या मान लिया था कि वॉल्यूम जो है
वो नेग्लेक्टेड है, पर कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होती है ना, तो उसमें से कुछ हमें क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है वहाँ पे। और जो हम मान रहे थे भई प्रेशर, प्रेशर गैसेज़ का कई तरीके से मेज़र किया जाता है। एक तो वो प्रेशर जो वो किस पे लगा रहे हैं, जो वेसल होता है जिसमें वो हैं, वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, आपस में कोलाइड भी कर रहे हैं और साथ में उस वेसल पे भी क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो हमें उस प्रेशर को भी काउंट करना पड़ेगा, इसी वजह से यहाँ पे ऐड किया गया है और वॉल्यूम में से घटाया गया है, ठीक है? ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन की वजह से ये जो प्रेशर मतलब जो अट्रैक्शन क्रिएट हुई है, जिसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है, इसी वजह से वो वहाँ पे जोड़ा गया है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन तो है ही। ए का अगर आपसे पूछा जाए इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट होती है बच्चों एटीएम। यहाँ से निकालोगे ना, ए को यहाँ रख लोगे और सारी को उधर ले जाओगे, तो एटीएम लीटर स्क्वायर और यहाँ पे मोल, ये इनवर्स स्क्वायर आप लिख दोगे। और अगर बी की यहाँ से निकलवाया जाए तो बी क्या आ जाएगा आपके पास, लीटर मोल इनवर्स, ये यहाँ आ जाएगा लीटर मोल इनवर्स। तो ये दोनों यूनिट भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? यहाँ पे कुछ स्क्वायर स्क्वायर भी आ रहा है, तो भाई इन दोनों में स्क्वायर आएगा, क्योंकि वॉल्यूम का भी स्क्वायर है, मोल का भी स्क्वायर है, और जो अपना क्या है प्रेशर है वो एटीएम में हमने लिया है, ठीक है? बातें समझ में आ रही होंगी। और अगर फिर मैं यही बात बता रही हूँ कि अगर लो प्रेशर है तो Z इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है? और अगर आप मतलब बीच में कुछ प्रेशर ले रहे हो तो वहाँ पे जो Z होता है वो लेस देन 1 होता है, और अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर ले रहे हैं तो Z ग्रेटर देन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है? बात समझ में आ गई होगी। और अगर हाई प्रेशर है ना बच्चों, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, तो वहाँ पे जो थोड़ी बहुत अट्रैक्शन हमने जो जोड़ी है ना, ये नेग्लेक्ट कर दी जाती है, ये टर्म नेग्लेक्ट कर दी जाती है। मतलब कि आपने जो वंडरवॉल इक्वेशन लिखी उसमें से ये वाली टर्म काट दी जाएगी, सिर्फ लिखा जाएगा P, ये अपना V माइनस एन बी इज इक्वल टू आर टी। ये हाई प्रेशर पे ऐसा, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर है तो अट्रैक्शन तो मॉलिक्यूल में होगी ही, पर जो एक्स्ट्रा हमने ऐड की है वो उसके सामने कुछ नहीं होगी, इसी वजह से उसको कट कर दिया जाता है, ठीक है? और तब आप लो प्रेशर या बिल्कुल बीच में प्रेशर की बात कर रहे हो तो वहां पे इस वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, जो ये बी वाला पोर्शन है ना, इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। और बिल्कुल लो प्रेशर है, बहुत कम प्रेशर है, कोई प्रेशर नहीं है, वहां इन दोनों को ही नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। बिल्कुल लो प्रेशर पे तो हम मानते हैं कि भाई आइडियल होता है, वहां पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इतनी बात समझ में आ गई ना, कि अगर बहुत लो प्रेशर है तो दोनों, चाहे वो वॉल्यूम वाली करेक्शन थी चाहे वो अपनी अट्रैक्शन वाली, दोनों को कट कर दिया जाता है। हाई तब प्रेशर हो जाता है तो अट्रैक्शन वाले को, और बीच वाले में वॉल्यूम वाले को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। समझ में आ गया होगा। अगर आप लिक्विफिकेशन की बात करें तो अगर ये चीज़ हमने शायद पहले भी पढ़ी थी, ठीक है? लिक्विफिकेशन के लिए कि आप क्या होता है आपके पास कि जो गैसेस हैं जिनके आप क्रिटिकल जो टेम्परेचर होता है बच्चों, क्या होता है क्रिटिकल जो टेम्परेचर होता है वो जितना ज़्यादा होता है, गैस उतनी जल्दी क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा, वो गैस उतनी जल्दी क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। जैसे आपको कुछ मतलब ऑर्डर आप ध्यान रख सकते हैं कि भाई N2 है आपके पास, फिर O2, मतलब सबसे जो फास्ट होता है ना लिक्विफिकेशन वो SO2 का होता है, फिर होता है अमोनिया का। अमोनिया तो आपने देखा होगा पानी में बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाती है, ठीक है? और फिर आपके पास होती है HCl, HCl की सॉल्युबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, और फिर CO2 होती है, और सब फिर आ जाता है CH4, ठीक है? फिर ये CO आ जाती है, और सबसे जो कम होती है वो हाइड्रोजन, वो मतलब लिक्विफाई इतनी जल्दी नहीं होती। सबसे ज़्यादा कौन है, SO2, फिर अमोनिया, ये अपने पास HCl, फिर CO2 और ये CH4 CO, ये ट्रेंड कुछ रहेगा, ठीक है? बात समझ में आ गई। फिर एक बॉयल्स टेम्परेचर होता है। क्या होता है बॉयल्स टेम्परेचर, कि जिस टेम्परेचर पे रियल गैस किसके जैसे बिहेव करना शुरू कर देती हैं, आइडियल गैस के, उसको आप क्या बोलते हो, बॉयल्स टेम्परेचर बोलते हो, ठीक है? तो यहाँ से कई बार ग्राफिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, और कुछ मतलब थ्योरेटिकल या फिर अपना न्यूमेरिकल फॉर्म में, किसी भी तरह न्यूमेरिकल मतलब इतना हाई फाई कुछ आता नहीं है आपके पास, पर जो ला पढ़े थे वहां से क्वेश्चन मतलब पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है? ये पहला ही क्वेश्चन देखो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ऐसा कौन सा ला कहता है जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चों? बिल्कुल पहले ही उसमें क्लियर हो जाता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होती है गे लुसेक ला में। और फिर इसने क्या बोला है कि भाई वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई
ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर डायरेक्टली टेम्परेचर के है, तो ये चीज़ हमने किस में पढ़ी थी कि प्रेशर डायरेक्टली टेम्परेचर के है, तो ये था ये लुसेक ला। एवोगैड्रो का तो मतलब नहीं है, नंबर आना चाहिए वहाँ पे। बॉयल्स में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चार्ल्स में प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हम भूल गए हैं, ये चीज़ अभी हम पढ़ेंगे कि जो ये वाला देखो बच्चों एक बारी कि आप मतलब डेंसिटी के उसमें जो मोलर मास है या मास है वो आप कैसे निकालते हैं। डेंसिटी जो होती है वो होती है Pm/RT के बराबर। किसकी होती है? प्रेशर, ये मास है अपने पास, ये गैस कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है, तो वो होती है डेंसिटी होती है Pm यहाँ पे बाय में RT, ठीक है। तो अब आप मास की वैल्यू तो बता ही सकते हो, यहाँ पे मास क्या हो जाएगा आपके पास, m को यहाँ यहीं रख लो, t यहाँ पे आ जाएगा, r भी यहीं आ जाएगा और नीचे आ जाएगा p। अब देखो ऐसा कहाँ पे है, dRT/p ये वाला, ठीक है, आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे। फिर है चार्ल्स लॉ की पूछी गई है। जो चार्ल्स लॉ होता है वो, पहली बात तो चार्ल्स में होता है प्रेशर कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर होता है कांस्टेंट और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, वॉल्यूम डायरेक्टली होती है टेम्परेचर के। तो ये जो तीसरा है V एंड टेम्परेचर, ये इसका आंसर ठीक हो जाएगा। फिर देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 100 ml, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे 100 ml में, किसमें 100 ml में, ऑफ ईच O2 NH3 CO2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने क्या कहा था, अगर वॉल्यूम सेम लेते हो और फिर आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे जाएं तो वो बराबर ही रहते हैं, कम ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या रहेंगे, वो सेम रहने वाले हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल।